नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के तहत जो है एक नए वीडियो के साथ मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से तो जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट बी, उसमें जो है टॉपिक वाइज पढ़ा जाए तो ही मतलब अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो है ज़्यादा आसानी से आप उसको याद रख पाएंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप जो है आसानी से उसको सही कर पाएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो सेकंड पार्ट है वो बहुत उस पर थोड़ा लेंदी है, ठीक है। और क्योंकि ये इसका सिलेबस आसानी से उपलब्ध भी नहीं है, और जो पहला पार्ट है वो MPGS हम सभी लोगों ने जो है आसानी से पढ़ा भी हुआ है, आप लोगों ने बहुत आसानी से पढ़ा हुआ है। उसकी तुलना में जो है पार्ट सेकंड जो है थोड़ा टफ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं जो लोकायुक्त है, लोकपाल है, एम्बुशमैन है। यूनिट 2 में आप देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको अवेलेबल है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से जो है याद रहे। इसके बाद जो दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें हम एक वन बाय वन देखेंगे, जैसे कि हम लोकपाल में देखेंगे कि आखिर लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है। लोकपाल की थोड़ा पृष्ठभूमि हम पुराना जाएंगे, पृष्ठभूमि क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लोकपाल का संरचना क्या है, गठित कैसे होता है, कौन इसको नियुक्त करता है, और इनके कार्य क्या क्या हैं, इन सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक वैसे ही जो है हम बात करेंगे जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसमें भी हम जानेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, कौन किससे हम सूचना दे ले सकते हैं, कौन सी ऐसी सूचनाएं जो हमको नहीं मिल सकती हैं, इस पे भी थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे, और उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। और अगर जो सूचना अधिकारी है अगर सूचना नहीं देगा तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, इन सभी पहलुओं पर जो है हम बात करेंगे। जिससे कि अगर एक भी प्रश्न इनसे आए, देखिए दो दो कैटेगरी होती है। पहली क्या क्या कि जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम लोगों से बनता है, 1% लोगों से ही बन पाता है, ठीक है। सॉरी। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो सभी से बनते हैं। तो अगर 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 सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है सिलेक्शन के प्रोसेस से पीछे आ गए हैं। तो इसको चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं अधिकार अधिनियम जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम कुछ पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, और दूसरा हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक हम आखिरी में जो है हम पढ़ेंगे रूसा पढ़ेंगे। तो क्या होता है रूसा, इसके बारे में हम जो है वन बाय वन करके हम जानेंगे। तो इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या है, क्या काम करती है, इनका संगठन कहाँ है, इसका संगठन इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी संस्था के बारे में अगर आप उसका उद्देश्य जानते हैं, उसका गठन कब हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन जो है 100% जो है सही होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है एम्बुशमैन या लोकपाल और लोकायुक्त क्या होते हैं। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। 13, 14, 15, 16 ऐसे ऑप्शन करके दे सकते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, ना कि 14, 15 या 12। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ पे भी जो है आप नज़र डालेंगे, इसीलिए जो है मैं इन सभी चीज़ों को आपके पास जो लाया हूँ। 2013 है तो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ यानी केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की, ठीक है। यानी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था की जो है व्यवस्था की इस अधिनियम ने। ये संस्थाएं जो है ना, ये वैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, सांविधिक है। ध्यान रखिएगा, क्या लोकपाल या लोकायुक्त संवैधानिक संस्थाएं नहीं, ये सांविधिक संस्थाएं हैं जिन्हें किसी अधिनियम के द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है। चलिए, ये एम्बुशमैन का कार्य करते हैं। एम्बुशमैन यानी लोकपाल, ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं। कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार की ये जो है आरोपों की जांच करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते, ये होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 2013 अधिनियम के तहत अब थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी,
ठीक है, ये जो है ये हेडलाइन, ये हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो दोस्तों इसके पीछे मेन रीज़न है कि जब दिनों दिन क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और प्रशासन को अपने कार्य करने में बाधा डालना, भ्रष्टाचार को समस्या जड़ से निकालना, अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं स्वतंत्र नहीं हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा। इसके बाद जो है और दूसरे और है जो कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं जो केवल सलाहकारी हैं, ठीक है। अब सलाहकारी है मतलब उन्होंने तो अपना सलाह दे दिया, अब सरकार के ऊपर डिपेंड है, उस संस्था के ऊपर डिपेंड है कि माने कि ना माने। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी जो है ये थोड़ा सा ये भी थोड़ा समस्या का एक विषय है। और इसके अलावा आंतरिक कार्य में और जवाबदेही में जो है समस्या है। तो ये सभी चीज़ों के कारण जो है हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। यानी एक तो जवाबदेही की हो गई, दूसरी बात है जो जांच एजेंसियां हैं तो सलाहकारी प्रवृत्ति की हैं, जिससे कि केवल सलाह दे दिया उन्होंने, मानना ना मानना ये अलग बात है। इसके बाद जो है कुछ संस्थाएं हैं जो अपना सही तरह से काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, कि डिपेंडेंसी के कारण। तो इन सभी के कारण जो है क्या हुआ, एक लोकपाल और लोकायुक्त की जो है आवश्यकता पड़ी। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, इसके जो है का पृष्ठभूमि, यानी ये लोकपाल या लोकायुक्त कहाँ से आया, इस थोड़ा सा इसके बारे में जो है हम देख लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है जो है आप लोगों के लिए ये नया भी हो, तो थोड़ा हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो दोस्तों लोकपाल यानी एम्बुशमैन संस्था की जो है आधिकारिक शुरुआत जो है स्वीडन से मानी जाती है, ठीक है। कहाँ से मानी जाती है? स्वीडन से मानी जाती है, और ये जो है 1809 में जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, स्वीडन से। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में एम्बुशमैन का विकास हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें तेजी आने लगी, ठीक है। यानी 20वीं सदी में क्या है, एम्बुशमैन, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था दोस्तों, 1945 की बात चल रही है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 20वीं सदी में एम्बुशमैन के विकास हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें क्या है, तेजी से आने लगी। यानी क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध आने लगा तो क्या हुआ, चीज़ें प्रसार होने लगा, बढ़ने लगा, तो जो है इसकी भी जो है आवश्यकता पड़ी। और 1962 में, ठीक है, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई और एम्बुशमैन विस्तार के लिए तैयार बेहद अहम सिद्ध हुई। मतलब नॉर्वे और न्यूजीलैंड ने जो है 1962 में इस प्रथा को या इस टेक्निक को जो है अपनाया। और 1967 में, ठीक है, ब्रिटेन ने भी इस संस्था को जो है अपनाया, यानी लोकपाल को अपना लिया। अब सोचिए कि उन्होंने कब अपनाया था और हमने कब अपनाया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, थोड़ा सा गैप है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो है गुयाना प्रथम विकासशील देश था जिसने 1966 में एम्बुशमैन विचारधारा को अपनाया। और इसके बाद जो है मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया और इसके बाद भारत ने भी जो है इसको अपनाया, ठीक है। किसकी बात हम कर रहे हैं? लोकपाल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद भारत में संवैधानिक एम्बुशमैन का जो विचार आया, अब पर्टिकुलर हम भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो भारत में जो है एम्बुशमैन का विचार आया 1960 के दशक में आया, ठीक है। 1960 के दशक में आया, जब उसमें कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में ये इसके बारे में थोड़ा सा बताया। इसके बाद दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का जो प्रख्यात विषय विविधता एम एल सिंघवी ने पेश किया, ठीक है। लोकायुक्त शब्द जो है उनको इन्होंने पेश किया। और दोस्तों 1966 में एक आयोग गठित हुआ जिसे प्रथम प्रशासनिक सुधार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे हैं लोकपाल की, इम्पोर्टेंट है। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देखते हैं और अगर इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से ही कर लेंगे। तो 1966 में प्रथम पहला प्रशासनिक आयोग जो है, सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों, ठीक है, सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्य भी शामिल हैं, के विरुद्ध शिकायतों के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पे जो है एक स्वतंत्र प्राधिकारी की जो है इसने जो है रिकमेंड किया, ठीक है, यानी सिफारिश की। 1966 में, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ। उसने जो है जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं और अधिकारियों के लिए जो है एक स्वतंत्र, इनके खिलाफ जांच के लिए जो है एक सिफारिश की, एक स्वतंत्र निकाय संस्था की जो है इसने सिफारिश की, ठीक है। और फिर 68 में जो है लोकपाल, फिर 68 में, 66 की बात हो गई, अब 68 में 1966 में लोकपाल जो है लोकसभा में पारित हुआ, परंतु लोकसभा विघटित हो गई। अब जब विघटित हो गई तो
वो विधेयक भी अपने आप में समाप्त हो गया। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई विधेयक, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई विधेयक लोकसभा में आता है और लोकसभा से पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता, और इसी दौरान अगर लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा का विखंडन हो गया, तो वो विधेयक भी अपने आप जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक 1968 में यही हुआ कि अभी लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ, लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण वो लोकपाल जो है वहीं को वहीं समाप्त हो गया। ठीक है। फिर 1911 में विधेयक पारित करने के लिए 8 प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। ठीक है। फाइनली क्या हुआ? फाइनली 2002 में एम एस चलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली के लिए एक आयोग गठित हुआ, जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जो है सिफारिशें करते हुए प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही 2002 में। इसके बाद जो है 2005 में 1966 में जो है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, और 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया, जिसने सिफारिश की कि लोकपाल का पद जल्द से जल्द स्थापित करना चाहिए। इसने सिफारिश की 2005 में वीरप्पा मोइली ने। ठीक है। वीरप्पा मोइली कौन थे दोस्तों? ये कांग्रेस के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, और अभी भी हैं, नेता हैं, और ये उस समय के कानून मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया, और उसने जो है लोकपाल के पद की जो है इसने वकालत की। और 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु एक कमेटी गठित की, जिसने भी जो है इस पद को बनाने के लिए उसने भी जो रिकमेंड किया। दोस्तों, इसमें लोकपाल में जो है नया मोड़ तब आया जब 2011-12 में अन्ना हजारे का अनशन हुआ, और उसी दौरान क्या हुआ कि जो संसद के दोनों सदनों में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है पारित हुआ। ठीक है। तो जो अन्ना हजारे जी का जो अनशन था, आंदोलन था, उस आंदोलन ने जो है एक प्रकार की क्रांति लाई, और उसी के तहत जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है पारित हुआ। ठीक है। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने सहमति दी, बहुत महत्वपूर्ण है, और 16 जनवरी को पूरे देश में लागू हुआ। ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस टॉपिक से एक भी प्रश्न अगर आपसे छूटता है तो आप जो है सिलेक्शन की तौर से बाहर होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। और इसीलिए टॉपिक वाइज जो है मैं करा रहा हूँ। बहुत जल्द जो है उर्जित जीएस एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं सिलेबस की पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। मैं जितने मेरे वीडियो आ रहे हैं सारे टॉपिक वाइज आ रहे हैं, और मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 आएगा। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, जो अभी मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया, काफ़ी लेंदी है, और इससे कम 5 से 10 प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो सहायक कुल सचिव की जो परीक्षा है वो विश्वविद्यालय से ही संबंधित है, और उसमें कैसे प्रावधान होते हैं, किस तरह से कुलपति को नियुक्त किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसी की है, इसलिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे जो है विशेष तौर पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 बना, लेकिन 2016 में इसमें संशोधन भी हुए। संशोधन में 2-3 चीज़ें संशोधित की गई, जो कि हम देख लेते हैं। तो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए विधेयक जो है 2016 में जो पारित हुआ। इसके तहत क्या हुआ? इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त, इसमें यह हुआ कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं हो पाता कहने का मतलब, क्योंकि वो उतने वोट या उतनी संख्या में नहीं रहते, इसलिए विपक्ष का नेता नहीं हो पाता। लेकिन उसमें ये प्रावधान किया गया कि विपक्ष का नेता नहीं होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विपक्ष में आएगा, जिसकी सीटें आएंगी, भले उस कोरम को पूरा ना कर पाए जो विपक्ष का बनने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर इसके अलावा भी जो सबसे ज़्यादा सीटें पाएगा, उस सीटें के तहत जो है क्या होगा, उसको जो है विरोधी दल का बड़ा नेता माना जाएगा, यानी ये कहा जाएगा विपक्ष का ये नेता कहलाएगा। इसके अलावा 2013 का जो अधिनियम था, उसमें एक चीज़ ये भी था, इसमें ये भी एक संशोधन किया गया है कि
सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर, पहले प्रावधान था 30 दिनों के भीतर जो है जो लोक सेवक होगा वो अपनी संपत्ति और अपने परिवार की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देगा। इसमें ये कह दिया गया, अब इसमें जो 2016 में जो है ये कर दिया गया कि सरकार के हिसाब से जो है जो उनका पैटर्न निर्धारित रूपरेखा है उसके तहत जो है वो अपनी चल अचल संपत्ति अपने परिवार की जो उन पे डिपेंडेंट हैं तो वो उनकी चल संपत्ति की जो है ब्यौरा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके अलावा जो है यह ट्रस्टियों बोर्ड सदस्यों को भी अपनी पति पत्नी संपत्तियों की घोषणा, मतलब जो भी उनकी संपत्ति होगी उसकी घोषणा करना पड़ेगा उन मामलों में जहां 1 करोड़ से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे ट्रस्ट जहां पर 1 करोड़ से अधिक या 10 लाख तक के जो है विदेशी धन प्राप्त होते हैं, वहाँ के जो मेंबर हैं या वहाँ के जो सदस्य हैं बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको भी अपने अपने पत्नी, अपने बच्चे और साथ में खुद की जो है अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है देना होगा। ये जो है 2016 के उसमें जो लोकपाल का है विधेयक है उसमें जो है संशोधन ये किया गया। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है कि लोकपाल की संरचना। संरचना मतलब ये लोकपाल कैसे बना, ठीक है, किस तरह से इसका गठन हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। मैं हर बार अब जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तैसे मैं यहाँ से बताऊँगा क्या क्या आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों लोकपाल की संरचना दोस्तों ये बहुसदस्यीय जो है निकाय है। बहुत सदस्य यानी इसमें बहुत लोग, एक अध्यक्ष, इसके अलावा 8 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष एवं 8 सदस्य यानी टोटल 9 लोग हैं। ठीक है, लोकपाल का जो अध्यक्ष जो चेयरमैन होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, सॉरी भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होगा या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध, या संदिग्ध होता है संदिग्ध क्या होता है जिस पे कोई आरोप होता है, लेकिन असंदिग्ध यानी एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सत्यनिष्ठा और प्रखंड योग्यता वाला व्यक्ति जो है इसका अध्यक्ष होगा, जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, बीमा, वित्त और बैंकिंग एवं कानून प्रबंधन जैसे जो है इसके बारे में उसको अनुभव हो, क्या हो, इसके बारे में उसको नॉलेज हो, जानकारी हो, वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, इसकी हम पढ़ रहे हैं लोकपाल की हम संरचना पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि कितने लोग होंगे, तो एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य होंगे। इसके अलावा जो सदस्यों में क्या होगा, आधे न्यायिक होंगे और 50% जो है आधे, मतलब 100 पे से 50% जो है न्यायिक प्रवृत्ति के होंगे, मतलब न्यायिक क्षेत्र से लिए जाएंगे। बाकी जो 50% है उसमें से ST SC OBC पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं महिलाओं से जो है होने चाहिए। ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, लोकपाल संस्था के न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इसके अलावा गैर न्यायिक जो सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें असंदिग्ध, सत्यनिष्ठा जो गैर न्यायिक होंगे, प्रखंड योग्यता, प्रख्याति, भ्रष्टाचार निरोधी, सार्वजनिक प्रशासन, इन सभी बैंकिंग, वित्त, कानून और प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का जो है विशिष्ट ज्ञान और अनुभव होना चाहिए जो गैर न्यायिक होंगे। ठीक है, न्यायिक तो समझ में आ गया कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन जो गैर न्यायिक होंगे वो उनके पास इतनी चीज़ें जो है होनी चाहिए, वही व्यक्ति जो है इसका सदस्य बनेगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ ये नहीं है। क्योंकि दोस्तों लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री के भी कुछ चीज़ों के लिए रखा गया है, तो इसके लिए जो है ऐसे व्यक्ति की ही जरूरत होगी। इनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। लोकपाल जो है कि चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी हो तब तक होगा। सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चयन समिति पूछी जा सकती है कि लोकपाल के अध्यक्ष सदस्यों को चयन करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, या ये बोल सकता है कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कौन है। ठीक है, तो चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, नोट करिएगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो उनके बिहाफ में यानी उनके द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्ति किया जाएगा वो होगा, और एक प्रख्यात न्यायविद जो है मिलकर ये समिति गठित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये बात की गई है कि लोकसभा का विपक्ष का नेता, तो दोस्तों क्या हुआ कि इस बार लोकसभा में जो विपक्ष है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, जो विपक्ष के लिए जो कोरम होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, नहीं हो पाई। इसीलिए जो है जो सबसे बड़े दल का नेता आया उसे विपक्ष माना गया। इसीलिए 2016 में जो ये अमेंडमेंट किया गया, जहाँ तक है ये उसी के कारण जो है किया गया है कि जो सबसे बड़ा दल होगा उसी को विपक्ष समझा जाए। तो यहाँ पर जो है
कौन कौन होगा? अब जो समिति बनेगी लोकपाल के लिए, उनकी जो सिलेक्शन के लिए, तो उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे सदस्य के रूप में, लोकसभा में विपक्ष का या बड़े दल का नेता वो उनके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके बिहाफ में कोई व्यक्ति, और इसके अलावा जो है एक प्रख्यात व्यक्ति न्यायविद, जिसे मिलकर समिति गठित की जाएगी। ये जो रिकमेंड करेंगे जिस व्यक्ति को, उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसी को सदस्य बनाया जाएगा, ठीक है। तो लोकपाल तथा सदस्यों को चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक पैनल जो है गठित करती है, ठीक है। 8 व्यक्तियों का एक पैनल गठित करती है। तो ये हो गए संरचना। अब लोकपाल का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह से जो है ये लोकपाल बनना बहुत बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, आएगा जरूर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लोकपाल का क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियों के बारे में जो है हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लोकपाल का क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियाँ, कौन कौन से क्षेत्र में आता है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह यानी ग्रुप ABCD अधिकारी जैसा केंद्र सरकार के अधिकारी इसमें शामिल हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रधानमंत्री हैं? हाँ हैं। क्या क्या सुप्रीम सॉरी क्या मंत्री संसद है? हाँ हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यय, आंतरिक संबंधित ना हो। इसके अलावा जो है होगा, ये इनको शामिल नहीं होगा, इसके अलावा सारी चीज़ें शामिल होंगी। नेक्स्ट है संसद के कहीं भी किसी बात या किसी दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों और सांसदों पर लोकपाल का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी वोट संबंधित कोई जो है इनका अधिकार नहीं होगा लोकपाल का, कि जाके वहाँ पर भी जो है जाके ये अपनी मतलब ये सारी चीज़ें की जाए। नेक्स्ट है इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल होगा, यानी लोकपाल के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो किसी निकाय, समिति या प्रभारी निदेशक मंडल या सचिव हैं या रहा है, जो केंद्रीय कानून का इस द्वारा स्थापित किसी संस्था जो कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नियंत्रित हो। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे संस्था के लोग भी लोकपाल के दायरे में आएंगे जिससे केंद्र सरकार या सरकार वित्त पोषित, मतलब वित्त दे रही है, ठीक है, पैसा दे रही है। जैसे बहुत सारे NGOs होते हैं। अब NGOs में क्या होता है, बड़े बड़े लोग उसमें सरकार मतलब जनमानस के लिए कार्य करती है, तो सरकार क्या करती है, उसमें वित्त पोषित करती है, यानी पैसा उसमें डालती है, पैसा देती है उनको, जिससे कि उसको और अच्छा किया जा सके। तो उसके लोगों को भी रिश्वत लेते समय या किसी प्रकार का कोई घपला या भ्रष्टाचार करने पर लोकपाल का दायरा वहाँ तक भी है, उनको भी वो जो है अपने दायरे में ला सकती है, पकड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोक सेवक तथा अपने आश्रितों की जो संपत्ति है वो सार्वजनिक करें, उनको बताएं कि हमारे पास इतनी है और यहाँ से आई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके पास CBI की जांच करने तथा निर्देश देने का भी अधिकार है, यानी लोकपाल को CBI की जांच देख सकती है और उसको अधिकार है, उसको जो है निर्देश देने का, उसको कह भी सकती है कि आप ऐसा करिए, निर्देश देने की भी जो है अधिकार है। यदि लोकपाल का कोई मामला CBI को सौंपता है, यदि लोकपाल भी जो है कोई ऐसा मामला जो CBI को सौंपता है, ठीक है, तो जो जांच कर रहा है उस अधिकारी को बिना लोकपाल की सहमति के उसका ट्रांसफ़र CBI नहीं कर सकती है, ठीक है। इस पॉइंट का यही मतलब हो रहा है कि अगर कोई मामला ऐसा है जो लोकपाल CBI को सौंपना चाहती है, तो CBI जो है जो जांच कर्मचारी है, अधिकारी है, उससे बिना पूछे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लोकपाल जांच इकाई की एक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोकपाल को जांच करते समय किसकी शक्तियाँ प्राप्त है? एक सिविल न्यायालय की या दीवानी न्यायालय, दोनों एक ही सिमिलर, ठीक है। किसकी? दीवानी न्यायालय की या सिविल न्यायालय की जो है शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अलावा जो है विशेष परिस्थिति में लोकपाल को परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों, लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार में पैसा प्राप्त किया हो, मतलब वो पैसे जब्त भी कर सकती है जो भ्रष्टाचार से जो है प्राप्त किया है। इसके अलावा लोकपाल लोक सेवा के स्थानांतरण या निलंबन सिफारिश करने का भी जो है अधिकार है, मतलब वो उसे ट्रांसफ़र करने का भी जो सिफारिश कर सकती है, ठीक है, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। इसके अलावा लोकपाल में प्राथमिक जांच के दौरान रिकॉर्ड नष्ट करने से लोकपाल प्राथमिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने का ही निर्देश जो है दे सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट था, ये अभी हमने पढ़ा लोकपाल, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण था और इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी जो है संभावना पूरी बनी हुई है, ठीक है। लोकपाल है
कब रिटायर होते हैं, कितने तक जो है इनका कार्यकाल होगा, कौन बन सकता है, संरचना क्या है, समिति जो गठित करती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो समिति कौन कौन समिति में मेंबर है, भारत में कब लागू हुआ, इसका अधिनियम का पूरा नाम क्या है, संशोधन कब हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला प्रशासनिक सुधार, दूसरा प्रशासनिक सुधार, ये सारी चीज़ों पे जो है हम चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए एक दूसरे नए टॉपिक पे जो है हम आते हैं। दूसरा जो नया टॉपिक है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, सूचना का अधिकार अधिनियम 2015। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उम्मीद आप लोगों के लिए जो है काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसको। चलिए इसको हम देखते हैं कि आखिर यह अधिनियम क्या है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2015। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 कैसे होगा, तो इस पर जो है हम एक एक करके जो है हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये अधिनियम है क्या। ठीक है, ये अधिनियम है क्या। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अभी हमने जो है बात की लोकपाल के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। एक मिनट दोस्तों, बस इसको जो है हम रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद जो है हम इस पर बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। ठीक है, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और 5 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे जो है विशेष तौर पे जो है ध्यान देने की जो है प्रबल आवश्यकता है। तो 12 अक्टूबर को लागू हुआ और इस दिन अधिनियमित हुआ। इसके बाद इस कानून के द्वारा इस कानून के द्वारा सभी इकाइयों, विभागों जो संविधान या अन्य कानूनों किसी सरकारी सूचना के अधीन बने हैं, जो यानी इस कानून के तहत सभी इकाइयों, यूनिट्स, विभाग, डिपार्टमेंट जो संविधान या अन्य कानूनों या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बने हैं अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित हैं, उन सभी का जो है हम उनसे जो है इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी हम मांग सकते हैं या सूचना मांगी जा सकती है। ठीक है, सरकार से कोई भी सूचना मांग सकता है। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन लोक सेवा अधिकारी जो है नियुक्त किया जाएगा। जन सूचना अधिकारी का पद का प्रावधान है, करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया है। सूचना देगा कौन, इसलिए हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति को बनाया गया है, जो कि अगर कोई आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगता है तो उसको देना पड़ेगा और निश्चित समय पर देना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि जनता को सूचना उपलब्ध कराए, साथ ही साथ वो कैसे फॉर्म भरना है, क्या लिखना है, ये भी जो है बताए। अब उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी कदम है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, नागरिकों को सरकारी फाइलें और रिकॉर्ड सूचना देखने और उसे प्राप्त करने का जो है अधिकार है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कि जो है वो जानकारी देख सकें। ठीक है, देखिए क्या होता है, सूचना अगर हम कोई काम चल रहा है, यदि हम उसकी सूचना मांगेंगे तो उसमें क्या होता है, कार्य में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी आएगी यानी हम उसको आर पार दिखाई देगा, इसमें किसी प्रकार का झोल नहीं है, किसी प्रकार का इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया है किससे और क्या सूचना मांग सकते हैं, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों सभी इकाइयों या विभाग जो संविधान या कानून या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन हैं अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, और मांगने में जो है और मांग सकते हैं, साथ में जो सरकारी दस्तावेज है उसकी हम प्रतियां भी ले सकते हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी सी फीस होती है, फीस जैसे फ़ोटो कॉपी करवाना या दूसरी चीज़ में, लेकिन बहुत ही मिनिमम फीस होती है और ये हम ले सकते हैं। अगर हमें किसी जानकारी मांगी है, हमें किसी की प्रति चाहिए तो हम प्रति भी ले सकते हैं, उस डिसीजन की, उस डॉक्यूमेंट की हम प्रति ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम इसके बाद जो है किससे मिलेगी सूचना, ये इंपॉर्टेंट है। किससे मिलेगी सूचना, तो ये भी देख लेते हैं। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो अथवा स्थानीय स्वशासन के हर कार्यालय में जन लोक सूचना जो अधिकारी है, जिसे पीआईओ के नाम का प्रावधान है, लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह जनता को सूचना उपलब्ध कराए और आवेदन लिखने में जो है वो मदद करे। ठीक है, ये इनसे मिलेगी सूचना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला है कौन सी सूचनाएं नहीं मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी सूचनाएं हैं दोस्तों जो कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है इसको देना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि जनता की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों की वह विदेशियों के लिए घातक हो, जिससे आपराधिक जांच पड़ताल, अपराधियों की गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा चलाने में रुकावट पैदा हो, जिससे कि किसी व्यक्ति की जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में हो, या जिससे किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी हो, इसका जनहित से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, ऐसी सुरक्षा जो है नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है तो क्या हो सकता है, उसकी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी उसका जो है हम अगर ये कहें कि उससे जो है जानकारी नहीं दी जा सकती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। सूचना प्राप्ति की सीमा। सूचना प्राप्ति की सीमा से क्या मतलब है कि जो लोक सूचना अधिकारी है, ठीक है, आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। ठीक है, क्या हो जानी चाहिए, सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आवेदन करता और ठीक है, और यदि आवेदन सहायक पीआईओ किया है तो 35 दिन के अंदर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रावधान है, यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, प्रतिदिन 250 रुपये और लगभग 25,000 रुपये तक का इनको जुर्माना देना पड़ेगा उस अधिकारी को। उसकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, उससे जो है काटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो सूचना है वो सूचना अधिकारी 30 दिन में है, जो सहायक सूचना अधिकारी अगर आप उससे ले रहे हैं तो 35 दिन के अंदर जो है मिलनी चाहिए। सूचनाएं निर्धारित समय में प्राप्त होगी यदि होगी, जिसमें साधारण समस्या संबंधित होगी तो 30 दिनों में होगी। यदि किसी जीवन स्वतंत्रता से संबंधित है तो वो 48 घंटे में। ठीक है, तृतीय पक्ष 40 दिन का। ठीक है, और यदि मानवाधिकार के हनन संबंधी तो 45 दिन में जो है सूचना मिलना अनिवार्य है। लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना कर दे, तय समय में सूचना न उपलब्ध कराए अथवा गलत या भ्रामक जानकारी दे तो 2500 रुपये से लेकर प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है, या उसकी सैलरी से काटा जा सकता है। यह जुर्माना उस अधिकारी के निजी वेतन से जो है काटा जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति जानकारी मांग रहा है उसको दिया नहीं जाएगा, बल्कि वो एक कोष में जो है जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लोक सूचना जो है हमने पढ़ा, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये हमने अभी जो है इसको पढ़ा। 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये लागू हुआ। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है, इसी कड़ी का जो अगला टॉपिक है वो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, यही चीज़ जो है अक्सर पूछा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी भारत में आधुनिक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास और व्यवसायीकरण के प्रशासन के लिए जिम्मेदार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक विभाग है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका विभाग है। ठीक है, इसका कारण क्या है, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास और व्यवसायीकरण के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये है, यानी ये प्रौद्योगिकी विकास करना और इसका व्यवसायीकरण करना जो है इसका प्रमुख जो उद्देश्य है। 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई है। भारत सरकार का ये विभाग है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है ये आता है। 1986 में जो है, ध्यान रखिएगा, 1986 में इसकी स्थापना हुई। इसके कार्य क्या हैं दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने प्रयोग को बढ़ाना है, उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, जीव विज्ञान में अनुसंधान और विकास और विनिर्माण को समर्थन करना है। ठीक है, यानी कोई भी संस्था होगी उसका जो मेन एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य होता है उस संस्था को आगे बढ़ाना, उस संस्था के माध्यम से दूसरे और जो डिपार्टमेंट है, संस्थाएं हैं, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसका भी जो है यही एक जो है एक कार्य है। इसके अलावा नवाचार के उपयोग करते हुए रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग को, रिसर्च को जो है आगे बढ़ाना। तो स्वायत्त संस्थाओं के लिए जिम्मेदार भी है ये विश्वविद्यालय, और उद्योग सहभागिता को भी जो है बढ़ावा देना।
अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की पहचान करना और इसकी स्थापना करना, मानव संसाधन विकास के लिए एकीकृत जो है कार्यक्रम बनाना, मानव संसाधन विकास के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नोडल बिंदु के रूप में जो है कार्य करना, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन का समर्थन करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की जो है स्थापना करना ही बायोटेक्नोलॉजी जो है डिपार्टमेंट इसका जो है मुख्य कार्य है। 1986 में बना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है ये आता है, उसकी एक संस्था है सरकार की। इसके अलावा जो है अगला डिपार्टमेंट जो है हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, साइंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जिसे DST कहा जाता है, जिसे DST कहा जाता है, अगर आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी की गतिविधियों का आयोजन करने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गतिविधियों को आयोजन करने और समन्वय बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग के रूप में इसकी स्थापना जो है की गई है। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, सॉरी जो इसके कुछ कार्यक्रम और कार्य हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों का निर्माण करना है, इसका काम क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों का निर्माण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसर्च को बढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा उन क्षेत्रों पर विशेष तो जोर देना जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, उभरते क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके अलावा जो है संबंधित मंत्रालय या विभाग में समन्वय में जैव ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण, मानवीकरण और अनुप्रयोगों संबंधित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास के लिए जो है उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा अनुसंधान संस्थानों या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट और या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास को जो है बढ़ावा देना है। मूल वर्धित रासायनों के विकास के लिए उप उत्पादनों बढ़ावा देना है, के लिए अनुसंधान और गतिविधियाँ जो है विकास करना है। इसके अलावा भविष्य का जो विज्ञान है उसको भी जो बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक संघों और निकायों की सहायता और अनुदान के माध्यम से जो है सहायता देना है। ये सारे कार्य जो है ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है विभाग है उसका जो है ये कार्य है। 1971 में बना था, अब बायोटेक्नोलॉजी 1986 में बना था। ठीक है, दोनों के अपने अपने कार्य हैं। अब एक लास्ट बचा है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रूसा कहा जाता है, भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिससे राज्यों के पात्र यानी जो योग्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थान हैं उनको वित्त पोषित करने के उद्देश्य से जो है ये बनाया गया है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है जिसे रूसा कहा जाता है, भारत सरकार की प्रायोजित एक योजना है जिसे राज्यों में पात्र जो है उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। हाल ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 5-6 साल हो चुके हैं, 6-7-8 साल हो चुके हैं, इसलिए जो है इसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट की स्थापना कब की गई है। आपको राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के साथ साथ इसका जो नाम है शॉर्ट फॉर्म रूसा, आपको वो भी जो है याद रखना है। इसके बाद जो है इसमें जो है जो वित्त पोषित होगा उसके अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। अगर हम बात करें जो सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं, जो जिसे हम विकसित राज्य बोल सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है या महाराष्ट्र है, तो इनमें क्या होगा, जो वित्त दिया जाएगा उच्च संस्थानों को, तो केंद्र सरकार जो है 60% देगी और 40% वो संबंधित राज्य देगा। और यदि विशेष श्रेणी की हम बात करें तो इसमें जो है इसमें होगा 90 से 10 यानी 10-90 केंद्र सरकार और 10% जो है संबंधित राज्य देगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 100% जो है वित्त पोषित करेगा केंद्र सरकार। अब इसके जो है अपने कुछ उद्देश्य हैं, देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो यह राज्य विश्वविद्यालय में स्वायत्तता को बढ़ावा देना और संस्थानों में सुधार लाना जो है इसका उद्देश्य है। किसका, रूसा का जो है ये उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देना और संस्थानों में सुधार करना, जो शासन में सुधार करना जो है इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो है शैक्षणिक और जो परीक्षा प्रणाली है उसको सुनिश्चित करना है। उच्च शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान
के लिए एक सक्षम वातावरण जो है बनाना है, यानी रिसर्च को बढ़ावा देना है। ठीक है, और रिसर्च के साथ साथ नवाचार को जो भी है, नवाचार को भी जो है निर्माण करना है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच से जो अछूते क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना कर क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना है। यानी जो है उच्च शिक्षा की पहुंच से जो क्षेत्र अधूरे हैं या अछूते हैं, वहाँ पर भी क्या करना है, वो इसको पहुँचाना है, जिससे कि जो असंतुलन की स्थिति बन रही है वो ख़त्म हो जाए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो वंचितों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना है, जिससे पक्षपात ना हो। यानी देखिए, जहाँ पर उच्च शिक्षा नहीं है वहाँ पर उच्च शिक्षा पहुँचाना है। ठीक है, लेकिन और इसके बाद जो वंचित हो रहे हैं उनको भी जो है इससे जोड़ा जाएगा, जिससे जो पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, ये स्थिति जो है समाप्त होके। साथ ही राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार जो है सुधार लाना है। यानी जो उच्च शिक्षा का जो स्तर है, मापदंड है, गुणवत्ता है, इसमें भी जो है सुधार लाना है। ये है प्रमुख उद्देश्य किसका, रूसा का, यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान का। तो दोस्तों, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि समाप्त हो गया। और अगला जो है हम वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की 1973 के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नोट करिए, पढ़ते रहिए, और मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज जो है आपके पास वीडियो निरंतर लाता रहूँगा, और इसी तरह से जो है वीडियो आते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहिए। ये 1 महीने का वक्त है, आप इसे एक प्रकार का क्रैश कोर्स समझ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरा जो है सिलेबस, सेकंड पेपर जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करूं। दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर है उसके बहुत सारे वीडियो जो ओजी जीएस एकेडमी में अपलोड है, आप वहां जाके जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।